नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का केंद्र बनेगा यूपी। तो 2024 के लिए यूपी को केंद्र बनाकर तैयार की जाएगी रणनीति। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संभालेंगे कमान। 7 जुलाई को पीएम का 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा। गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। तो मिशन यूपी पर बीजेपी की खास नजर, और इसी को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश को साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा भी रहने वाला है और इस दौरान वाराणसी, कुशीनगर और गोरखपुर जाएंगे। तो कहा जाता है कि अगर दिल्ली की तख्ती तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश वो रास्ता है, और यही रास्ता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 24 में किस तरीके से किले बंद होने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए चिंतन मंथन तो चल ही रहा है, बैठकों का दौर तो चल ही रहा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह जीत हासिल करे, इसकी जोर आजमाइश में लगी हुई है। तो चुनाव का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश बनाया गया है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संभालेंगे कमान, और इसीलिए 7 जुलाई को पीएम का 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा महत्वपूर्ण रहेगा। और इस दौरे में गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मिशन 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुड़ी हुई है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, कहा जाता है अगर दिल्ली की तख्ती पर बैठना है तो उत्तर प्रदेश वो रास्ता है जिस रास्ते को आपको जीतना होगा। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का अब केंद्र बन चुका है बीजेपी के लिए, और इसी को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने इसकी कमान संभाली है। 1 दिवसीय दौरा भी उनका रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विकास के लिए लगातार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो लगातार बातचीत करते हुए नजर आए थे। और आपने सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का विकास हो सके। 7 जुलाई को अगर हम बात करें तो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर पूरी तरीके से जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। वहां पर तैयारियों में तमाम जो प्रशासन है, वहां का लोकल प्रशासन वो जुट चुका है कि प्रधानमंत्री जब वहां पे पहुंचेंगे तो किस तरीके से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य अलग अलग जो कार्यक्रम है वो कहीं न कहीं तय किए गए हैं। तो हाल ही आपने देखा गीता प्रेस को कहीं न कहीं एक सम्मान भी मिला है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण, जो प्रस्तावित दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर का कायाकल्प इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और केंद्र का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब प्रधानमंत्री वहां पे जाएंगे तो गीता प्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो उसमें काम करते हैं या जो वहां पे मौजूद लोग रहेंगे वो भी वहां पे रहेंगे और प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किस तरीके से हो सके, इसको लेकर भी गीता प्रेस की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं शुरू जाएंगे और इसके लिए अभी तक तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का काफी फोकस रहा है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश जो है वो काफी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएगा। और ज्यादातर जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें उस पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि सिंगल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो। हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कुछ अलग है। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो गीता प्रेस के शताब्दी समापन जो समारोह है उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस समारोह के बाद यानी कि जब प्रधानमंत्री का स्वागत होगा इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण भी संभव है। और इसको सुनने के लिए तमाम वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता भी संभवतः मौजूद रहेंगे और जो गीता प्रेस में काम करने वाले लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। 100 साल के इतिहास की अगर हम बात करें तो बीते 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस के लिए जा रहा है, वहां पे कार्यक्रम में किसी जा रहा है। वहाँ पे तमाम जो ट्रस्टी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी बाकायदा दी है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर कहीं कहीं वहाँ पे तैयारी पूरी कर ली गई। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारियों को देने के लिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कार्यक्रम को जन स्वाभिमान दिवस का नाम दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि सोनेलाल की जयंती तो हर साल मनाई जाती है, उसमें सिर्फ पार्टी के नेता ही शामिल होते हैं, पर लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित हो रहे इस समारोह में एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं को बुलाया गया है। तो अपना दल एसके जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में कौन कौन से नेता शामिल होंगे वो आपको बताते हैं। जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद होंगे। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत भाजपा अपना दल एस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी आज जाएंगे तेलंगाना, खम्मन में जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। जनसभा स्थल पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज ये दौरा रहने वाला है। खम्मन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। जनसभा स्थल पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात कर दी ड्राफ्ट की जानकारी। पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी से यूसीसी को लेकर हो सकती है चर्चा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान पीएम मोदी से यूसीसी को लेकर चर्चा कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और इस दौरान सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों से मुलाकात कर दी ड्राफ्ट की जानकारी। इसके साथ ही पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां यूसीसी को लेकर चर्चा हो सकती है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन और इस दिन जहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की भी बात कही जा रही है, मुलाकात भी हुई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री से भी माना जा रहा है कि भेंट हो सकती है उनकी। तो यूसीसी को लेकर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री से। तो उत्तराखंड के सीएम इस वक्त दिल्ली दौरे पर है। आज दूसरा दिन है सीएम धामी के दिल्ली दौरे का। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आज दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है और यूसीसी पर चर्चा हो सकती है। देखिए, अगर हम बात करें तो यूसीसी को लेकर कहीं न कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार आपने देखा कि केंद्र सरकार किस तरीके से इस समय आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड सरकार पिछले करीब 1 साल से यूसीसी को लेकर काम कर रही है। बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी, 5 सदस्यों की ये कमेटी थी और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई थी। क्योंकि दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनकी तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है। आपने देखा इस साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान जो संबंधित मंत्रालय हैं उनसे संबंधित जो परियोजनाएं हैं उत्तराखंड में चल रही है उसको लेकर कहीं न कहीं चर्चा हुई। इसके साथ ही आज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थोड़ी देर पहले मुलाकात की है और अगर हम बात करें पशुपालन और डेयरी विषयों पर कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री से उन्होंने बातचीत की है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कयास बनाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एनआईए की ये रेड। सुबह से फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी जारी है। एनआईए एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए को छापेमारी में कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। तो पीएफआई को लेकर जानकारी इनपुट मिला था एनआईए को, जिसके बाद बिहार के कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी एनआईए की देखने को मिल रही है। तो बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई। पीएफआई बैन के बाद लगातार इस तरह के इनपुट सामने आ रहे थे। तो फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एनआईए की रेड। तो कहीं ना कहीं पीएफआई के सदस्य अभी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार एनआईए नजर भी बनाए हुए है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर भजनपुरा इलाके में मंदिर को हटाए जाने का स्थानीय लोगों ने लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं आज लोगों को जब पता चला कि मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है, तो भारी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वजीराबाद रोड में भजनपुरा में बनी मंदिर को लेकर पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि मंदिर को सड़क की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से नोटिस जारी कर कहा था कि मंदिर के सामानों को हटा लिया जाए। मंदिर को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नुकसान की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होगी। आज सवेरे का हमारा प्रोग्राम था, बल्कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ प्रोग्राम का सवेरा। माइक नीचे कर लो ना, माइक नीचे। ये भजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े। यहाँ पे सड़क की तरफ से एक मजार था जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की। वहाँ पे डिसीजन लिया गया है स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे, बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है और प्लान किया तो कुछ दिन पहले यहाँ के जो लोकल रिस्पेक्टेबल्स है, जो लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने अप्रोच किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आज को सम टाइम थोड़ा टाइम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा आपस में तैयारी करें। पीडब्ल्यूडी की तरफ से इस रोड पे 2 जगह इंक्रोचमेंट था और ये आपने देखा होगा कि भजनपुरा चौराहे पे एक मजार था जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब होता था और साथ ही उसके सामने में ये एक मंदिर था, हनुमान मंदिर। इन दोनों को रिलीजियस कमेटी के अप्रूवल के बाद से माननीय एलजी महोदय के आदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट के तत्वावधान में। वही खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां पोठिया और दिगल बैंक प्रखंड के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का डीएम श्रीकांत शास्त्री ने निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि पोठिया प्रखंड के गोरुखाल पंचायत और दिघल बैंक प्रखंड के पत्थर घाटी पंचायत में हो रहे नदी कटाव का डीएम ने जायजा लिया। वहीं मौके पर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को पुल के आसपास नदी कटाव का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस दौरान गोरुखाल पंचायत के मुखिया को मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी ने समन्वय बनाकर नदी कटाव का उचित व्यवस्था करवाने की बात कही है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजीव रंजन ने बिहार के गृह मंत्री अमित शाह का हो रहे लगातार रैली पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में हार के डर से लगातार गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं। आगामी चुनाव में एक भी सीट पर बीजेपी चुनाव जीतने नहीं जा रही। उनकी मंशा है, कभी पूरा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। अति पिछड़ा समाज का विरोध भाजपा नेताओं को अंतरात्मा से भरा हुआ है। उन्हें समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं पसंद। एंटी अति पिछड़ा स्टैंड जो है गलत है। उनका ये कहना है कि हमारे अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़ा नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती नहीं मनाई जाए। अगर मनाया जाना है तो सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का। गलत है। ये ठीक है कि दोनों बड़े नेता थे और उनका मनाना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का और मुखर्जी जी का, लेकिन कर्पूरी ठाकुर किसी हालत में उनसे कम नहीं थे। ये कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा इसलिए नहीं मनाया जाए, ये गलत है। ये हमारा हम लोगों का राय है। अब
बात फ्रांस की करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत पूरा देश मंगलवार से खतरनाक हिंसा की चपेट में है। 17 साल के युवक नाहेल की मौत के बाद फ्रांस में आज जो हो रहा है उसे पिछले एक दशक का सबसे भयानक दंगा बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी यहां खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारी की ओर से की गई लूटपाट और आगजनी में अरबों का नुकसान हो चुका है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। फ्रांस में हिंसा जारी, उपद्रव भारी। फैशन का शहर, दंगा भयंकर। फ्रांस हिंसा की इनसाइड स्टोरी। गृह युद्ध की आग में जलता फ्रांस। फ्रांस में आपातकाल की तैयारी। शहर शहर आग, जल रहा फ्रांस। फ्रांस में कोहराम, क्या होगा अंजाम? फ्रांस में हिंसा भारी, आपातकाल की तैयारी। हिंसा और आगजनी की तस्वीरें फ्रांस के तमाम इलाकों की, जहां गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। विकसित राष्ट्र फ्रांस एक बार फिर नफरत के अंगारों की जद में है। दंगाई और पुलिस आमने सामने है। आम जनता दंगों का शिकार हो रही है। जिस पेरिस में लोग एफिल टावर का दीदार करने जाते हैं, वहां धुओं का गुबार उठ रहा है। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर फ्रांस जैसा विकसित देश क्यों जल रहा है? असल में फ्रांस के जलने का एक कारण एक गोलीकांड है, जिसमें 17 साल के नाबालिग को गोली मार दी गई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये गोली किसी और ने नहीं चलाई, बल्कि पुलिस अफसर ने चलाई। बस इसी के बाद हालात बद से बदतर हो गए। क्या है फ्रांस दंगे का मामला? घटना मंगलवार यानी 27 जून की है। निंतरे में 2 पुलिस अफसरों ने एक कार को रोका। बहस के दौरान पुलिस अफसर ने ड्राइवर को गोली मारी। कार भगाने पर कुछ दूर जाकर क्रैश हो गई। क्रैश होने के बाद ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। कार ड्राइवर की उम्र 17 साल बताई जा रही। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस अफसर को सस्पेंड करने के बाद हिरासत में भी लिया गया। पीड़ित परिवार ने घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद फ्रांस में हालात बेकाबू हो गए। फ्रांस में हालात काबू करने के लिए 45,000 अधिकारी तैनात हैं। अब तक 875 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो गए। 200 पुलिस वाले घायल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को दूसरी बार इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लोगों का यह आक्रोश पुलिस को लेकर है। फ्रांस में लोग पुलिस पर गुस्सा निकालने के लिए अंधाधुंध वार कर रहे हैं। अभी तक इस हिंसा में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। एक तरफ जहां फ्रांस धधक रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग मौके का फायदा उठाकर घर दुकानों से लूटपाट कर रहे हैं। फ्रांस के बिगड़ते हालात ने प्रशासन की नींदें उड़ा रखी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एम मार्क लोगों से बार बार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस की जनता कुछ सुनने को तैयार नजर नहीं आ रही। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के बेकाबू हो रहे हालात पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। हालात से निपटने के लिए फ्रांस में आपातकाल लगाने पर विचार किया जा रहा है। 3 दिनों से फ्रांस आक्रोश और आग की लपटों में झुलस रहा है। नाबालिग की हत्या से आम लोगों के मन में पुलिस प्रशासन के लिए नफरत पैदा हो गई है। ये कोई पहला मामला नहीं जब पुलिस प्रशासन पर हत्या के आरोप लगाए गए। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। लोगों की जुबान पर केवल एक ही सवाल है कि आखिर पुलिस राह चलते लोगों की हत्या करने से बाज कब आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूरोप के सबसे खूबसूरत और मोहब्बत के मुल्कों में से एक फ्रांस इस वक्त दंगों की आग से झुलस रहा है। हालात इस तरह बदतर हैं कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है, अगर ये दंगे यूं ही भड़कते रहे तो देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। फ्रांस के लिए पनाह देना बना गुनाह। इंसानियत के जवाब में अदावत। दंगे से जलते फ्रांस का सच। 72 घंटे से फसाद नॉन स्टॉप। करोड़ की ट्रेन स्वाहा कर दी गई। हाई लेवल मार्केट और स्टोर लूट लिए गए। सैकड़ों पुलिस वालों को जख्मी कर दिया गया और फ्रांस के विकसित शहरों को फूंक दिया गया। ऐसी ही तस्वीरें आई हैं फ्रांस के इन दंगों से, जहां एक मौत को पूरे देश को फूंकने का बहाना बना दिया गया।
फ्रांस में लगातार हो रहे दंगे फसाद की वजहों से समाज पर और सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें पहला बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस की कथित मल्टी कल्चरल सोसाइटी कोलैप्स कर गई है क्या? यानी फ्रांस में बहुसंस्कृतिवाद खात्मे की ओर जा रहा है, या फ्रांस में जिस माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर जो पहले भविष्यवाणियां की जाती रही हैं वो अब सच साबित हो रही हैं? और क्या मुसीबत के मारे शरणार्थियों को पनाह देना फ्रांस के आधुनिक और लिबरल समाज के लिए आत्मघाती फैसला बन गया है? इन सवालों के उठने की वजह है फ्रांस में सुलगते हुए हालात, जिनको समझने के लिए आपको फ्रांस के दंगों का नक्शा देखना होगा। फ्रांस में दंगों की आग का आगाज पेरिस के नंतेरे से हुआ था, फिर दंगों की चपेट में आया दक्षिण फ्रांस का मार्सेई, उत्तरी फ्रांस के रेने और लियोन में भी दंगा फसाद हुआ। जोन और मुरमुंडी जैसे इलाके भी इस नफरती हिंसा के शोलों से बच नहीं पाए। दंगे कहां हो रहे हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। अब इन इलाकों में माइग्रेंट यानी शरणार्थियों की आबादी का गुणा गणित देखिए। पेरिस की कुल आबादी में 20% से ज्यादा लोग बाहर से आए। मार्सेई की आबादी में भी 10% से ज्यादा लोग बाहर से आए। लियोन में शरणार्थी आबादी का 13% हिस्सा बनाते हैं। बुरगुंडी 20%, बुरगुंडी में ये आंकड़ा 20% हिस्सा से ज्यादा है। फ्रांस में लगातार हो रहे दंगों की वजह से ये शरणार्थी और इनका हिंसक बर्ताव एक बार फिर बहस का सबब बन गया है। फ्रांस में अधिकतर शरणार्थी अरब मूल के हैं और ट्यूनीशिया जैसे उन देशों से आए हैं जो आतंक से प्रभावित हैं। अरब मुल्कों में जब इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े आतंकी संगठनों ने सिर उठाना शुरू किया तो बड़ी तादाद में लोग वहां से भागे और इन लोगों को शरण दी फ्रांस और इटली जैसे देशों ने, जहां लिबरल विचारधारा का एक बड़ा वर्ग मौजूद है। लेकिन इसका असर फ्रांस में उल्टा नजर आया। अरब चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।